नेसेसरी थिंग्स पढ़ के, रिएक्शंस पढ़ के आपको। सो वी लर्नड अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। नॉन मेटल्स का उतना कोई ब्यौरा ही नहीं है आपके यहाँ पे, ओके, नो मोर रिएक्शंस। मेटल्स में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, राइट? मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बोलो बेटा। मैलिएबिलिटी, नहीं सुनो, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर द 4 स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टीज। ब्रिटल और हार्ड के बारे में समझिए पहले। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स में हार्ड मेटल, आप नॉन मेटल्स में हार्ड मेटल नहीं, नॉन मेटल्स में हार्ड आपको सिर्फ डायमंड में मिलेगा। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन, ठीक है। इसके बाद जो हार्ड स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो है आइस का स्ट्रक्चर। पानी में जो बर्फ होता है ना, बर्फ का एक क्यूब अगर 14th फ्लोर से किसी के सर पे फेंका ना, स्ट्रेट अवे यहाँ पे छेद कर देगा वो। आइस इज वेरी वेरी हार्ड, समझ में आ रहा है? इसलिए आइस पे गिरने से फ्रैक्चर गारंटीड है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये वो हार्डनेस की बात। हार्डनेस का मतलब है यू कैन नॉट पियर्स एनीथिंग इनसाइड इट। बट कोई चीज हार्ड होने से ब्रिटल भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप? Brittle is somebody who cannot absorb shock, like glass. Glass is hard, but glass is brittle. Wood is not brittle, but wood is soft. Wood में से हम कीला ठोक सकते हैं, पर wood को गिराने से क्रिकेट बैट टूट नहीं जाएगा। So please understand, brittle and hard totally अलग चीज है। A hard substance may be brittle, and a non-brittle substance may be soft. One of the best example is your cricket bat. Can I put a nail through the cricket bat? Yes, so it is not hard. But if I drop the cricket bat from a height, will it break? No, so it can bear shock. Metals usually shock bearing capacity है metals में, और metals hard होते हैं। Non-metals ना तो shock bearing capacity होगा, non-metals will be brittle, non-metals will not be hard also, but the exception is diamond. डायमंड को अगर गुलेल में लेके मारा ना यथार्थ के मगर टाक यहां से घुस के यहां से निकल जाएगा वो। इट इज सो हार्ड। लेकिन डायमंड टूटने से, इसीलिए तो डायमंड को ज्यादा जब पॉलिशिंग करते हैं ना, टूट जाने का डर रहता है। डायमंड इज ब्रिटल ऑल्सो। इनफैक्ट देयर इज वन बॉलीवुड मूवी पुराने जमाने का, बहुत कर्जा आ जाता है एक फैमिली पे, बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं डायमंड पॉलिशिंग का, और पॉलिश करते करते वो डायमंड टूट जाता है, डायमंड टूट जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब आते हैं अपने शॉक की बात, अब आते हैं और एक बात आती है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एंड ब्रिटल आर ऑलमोस्ट सेम, जो कि चीज शॉक नहीं बियर करते। फ्रेजाइल इज एक्चुअली the word that we use in transportation. We do not use the word called brittle, we use the word called fragile, handle with care. Fragile anything which cannot bear shock. Crockery हो गया, तो आता है ना एयरपोर्ट में this side up लिखा रहता है। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में जब निकलता है वो this side down होके निकलता है, देखना, जो this side आप ग्लास सिंबल्स बनाते हो ना। क्लियर हुआ ये? Is this clear? Okay. We learned about reactions with oxygen. Reaction oxygen में हमने देखा metals react with oxygen to form metal oxide. These metal oxides are always basic in nature. If the metal oxide further on reacting with water gets dissolved, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Alkali बोलते हैं, नहीं तो हम उसे बेस बोलते हैं। आज हम देखेंगे मेटल का रिएक्शन विद वाटर and learn this in a bit of story. So we will see metal versus water. अब metal versus water में water को 3 टाइप में हम देखेंगे। One is the ambient temperature, which is cold water. One is hot water. और तीसरा है steam, जिसे हम की H2O G करके मैंने लिखा। Have you understood? The first two are liquids. The third one is gas. So obviously it is understood. There will be, these three are actually showing what? इसमें energy ज्यादा है ना? इसमें थोड़ा कम है, इसमें और भी थोड़ा कम है। तो अगर आप रिएक्टिव हो, आपका नेचर रिएक्टिव है, तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं, आप इसी के साथ तिल मिला के रिएक्शन करोगे। अगर आप मीडियोकर हो तो इसमें, और अगर आप धीट हो, स्टबर्न, तो आपका रिएक्शन हमेशा स्टीम के साथ ही होगा। क्लियर? सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज आवर रिएक्शन टाइप। अगेन, दो योर बुक डजंट से, मैं आपको ग्रुप से ही पढ़ाऊंगा, फिर आपको याद करना इजी रहता है। ग्रुप वन में हम पढ़ते हैं सोडियम, और किसको पढ़ते हैं? पोटेशियम को पढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम का रिएक्शन इमीडिएटली कोल्ड वाटर के साथ ही हो जाएगा, कोल्ड वाटर, और ये रिएक्शन कैसा होगा? विगरस होगा। ठीक है, विगरस। इस रिएक्शन में सोडियम और वाटर, सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज मेटल, ये हमारा मेटल है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, यू कैन एक्सपेक्ट अ मेटल ऑक्साइड टू बी फॉर्म्ड,
and hydrogen gas to be liberated. Let's understand the mechanism पहले, फिर तोते की तरह रट लेंगे सब हो जाएगा. पहले समझिए. Hydrogen gas will be liberated. समझ में आया? इन दोनों रिएक्शंस में इतना विगरस होता है that so much of energy is liberated that this hydrogen, you know, इसका combustion हो जाता है, starts burning और ignition हो जाता है जिसे हम कहते हैं. Are you understanding now? इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा विगरस है. When sodium and potassium will react with water, they will form sodium and potassium oxide. No doubt about that. They will release hydrogen. And here you will see flame, मतलब छिटक के जल के उठेगा because energy released is sufficient to cross the ignition temperature, heat liberated. Basically जितना heat आएगा उसमें हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर तो हम रीच कर जाएंगे, तो हाइड्रोजन बर्न करना स्टार्ट कर जाता है. और हाइड्रोजन कैसे बर्न करता है? पॉप साउंड से. इसलिए छटाक छटाक करके कहीं भी गिरेगा सोडियम जाके. अब इस ये हैव यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म? तो इसके रिएक्शंस लिख लेते हैं. आ जाओ. सो आवर रिएक्शंस विल बी सोडियम एज इन सॉलिड रिएक्ट्स विथ वाटर. और ये वाटर कैसा है बेटा? याद रखना कोल्ड वाटर है ये. दिस इज कोल्ड वाटर. आपको गर्म पानी की जरूरत ही नहीं है इसमें. तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा? फॉर्मूला बताओ. NaO हो ही नहीं सकता है. Na का 1. डोंट डू हिट एंड ट्रायल. ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और सोडियम है फर्स्ट ग्रुप में, उसकी वैलेंसी है 1. 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन की शादी होगी तो कैसा होगा? Na2O. ये हमारा सॉलिड हो गया और हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा. बैलेंस करने के लिए शायद 2 हाइड्रोजन डालने की जरूरत है. याद रखिए कोल्ड. आप अपने से पोटेशियम का इक्वेशन लिखिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर इन द सेम ग्रुप, सेम वैलेंसी. आप खुद से पोटेशियम की इक्वेशन को लिखिए. ये विगरस है. इसका मीनिंग है कि ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट है और इसके साथ साथ ये बहुत ही एक्सोथर्मिक है. सराउंडिंग में हीट छोड़ेगा और उस सराउंडिंग में ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज गेटिंग लिबरेटेड. सो हाइड्रोजन स्टार्ट्स टू बर्न और हाइड्रोजन ठप ठप करके जलना शुरू करता है. इसलिए बड़ा ही इरेटिक और वायलेंट बर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगा. हाँ हाँ ये रिएक्शन बड़ा डेंजरस होता है. अच्छा, सोडियम एल्यूमिनेट इज कवर्ड लाइक व्हाट वी कवर्ड द अदर डे. ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक. सो सोडियम एल्यूमिनेट का उल्लेख है एनसीईआरटी में, तो जरा उसको देख लीजिएगा. लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं. हो गया. अब आते हैं ग्रुप 2 में. ग्रुप 2 में कौन कौन आ गया हमारा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. रिएक्शन जो जिंक भी है. जिंक ग्रुप 2 में नहीं आता है बेटा. जिंक उसमें चला जाता है, थर्ड ग्रुप में चला जाता है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारे सिलेबस में कैल्शियम का रिएक्शन है. मैग्नीशियम भी जान सकते हैं. ये लोग कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होते हैं. दे विल रिएक्ट विद हॉट वाटर. तो हॉट वाटर में रिएक्ट करने के बाद सोचिए कैसा है. हॉट वाटर में रिएक्ट करने के बाद क्योंकि ये उतने रिएक्टिव नहीं है, दे विल आल्सो फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड और ये भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, पर यहां आग लगने का डर नहीं है. उतना हीट जनरेट नहीं होगा कि हाइड्रोजन बर्न करे. सो यू विल गेट अ क्वेश्चन दैट दैट मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर इट इज सीन टू फ्लोट. नाउ वेयर डू यू फ्लोट? You have to understand this. This flotation happens due to the formation of hydrogen bubbles. और इस बबल में कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है. इतना आपको समझना है. Have you understood? In group 2, calcium will react. The same reaction will happen, but the heat generated won't be sufficient to burn this hydrogen. So you will not see flame getting formed. Heat तो होगा. And hydrogen कैसे फॉर्म होता है बेटा? ऐसे बबल्स, बबलिंग होगा और उसी बबल में कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. ये फ्लोट वर्ड याद रखिए. और फ्लोट क्यों करता है तो इसमें लिखते हैं दैट कैल्शियम एज अ सॉलिड विल रिएक्ट विथ वाटर H2O, है ना. तो कैल्शियम का, अच्छा, कैल्शियम कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इटसेल्फ. सॉरी आई मिस दैट. कैल्शियम कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. ये तो हमारा पेंटर लोग भी इसको बोलते हैं ना, बाल्टी में फ्रॉथ होता है. Magnesium will need hot water. ठीक है ना. Calcium can react with cold water. What will you get? You will get calcium hydroxide, CaOH2. और यहां भी आपका हाइड्रोजन फॉर्म होगा. ठीक है.
तो यहाँ पे हमने 2, हाँ कैल्शियम रिएक्ट्स विथ ये, अच्छा आपको कैसे बताऊं, आपके बुक में इन्होंने नहीं आपके बुक में भी हाँ जम करवा के कराएगा। सी गुड दैट दे हैव आल्सो केप्ट द सेम रिएक्शन। व्हाट यू नो कैल्शियम रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप इसको इसी के साथ रिएक्ट करोगे ना, दिस इज द जम्प्ड इक्वेशन टुगेदर, automatically calcium oxide will be an intermediate product and that will react with water. Hydrogen has got oxygen in it. Are you understanding? कैल्शियम को बर्न करने से कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम को डायरेक्टली पानी के साथ रिएक्ट करने से भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, कोई टेंशन नहीं है। Have you understood? So we are water, correct. See, there is no, are you getting confused in it? Your book also follows this reaction only. Is there any confusion? What is the issue? Calcium reacts, if you see, you cannot stop a reaction. If you are putting calcium in water, you cannot control the reaction halfway, right? Calcium reacts with oxygen. That's a standalone reaction. Forms calcium oxide. But if calcium is allowed to react with water, it is having oxygen, it will first form calcium oxide. And that calcium oxide further reacts with water. आपको तो वहां पे part by part नहीं दिखेगा ना, आपको एंड प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप एयर में कैल्शियम को रिएक्ट कराओगे तो आपको हाइड्रोक्साइड नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है। कभी कभी एयर में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने के चांसेस हैं अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो। These what your see the daily life reaction will not follow exactly like how you are seeing here. How do you control, how do you ensure that there is no moisture out here? मॉइस्चर रहेगा तो थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करेगा। Have you understood? Water is having oxygen and hydrogen. The intermediate product of calcium oxide will be formed. That is not of importance to us. For us, importance is calcium, the reaction with water. Here we will show that the metal forms hydroxide and it will generate hydrogen here also. This hydrogen will bubble out, in which you will see calcium bubbling on hydrogen. There will be no fire in this case. Are we fine? Whereas magnesium cannot react with cold water. Magnesium needs hot water to react. That reaction in NCERT is not covered. You want to cover, you can write. आप इसको देख के मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखो ना, आप लिखिए। खाली कोल्ड की जगह पे आप क्या लिखेंगे? हॉट वाटर। चलो बनाओ। Yes, absolutely. Not cold water. Not cold water. In the case of calcium also, have you seen whitewashing? Before whitewashing, they will put calcium oxide, जो चूना खरीद के लाता है ना, पानी में लाएगा, immediate bubbling होके हीट होना शुरू हो जाता है। वायलेंट वो भी है, जब वो लोग डालते हैं ना, मुंह सामने नहीं लेते, ऐसे धीरे धीरे डालते हैं, वो भी वायलेंट है, चूना ठप करके मुंह पे आएगा, लेकिन उतना वायलेंट नहीं है जितने सोडियम एंड पोटेशियम के लिए है। जरूर ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, पर अभी आप खुद ही लगेगा आपको कि क्वेश्चन इरेलेवेंट कैसे हो रहा है। इफ समबडी रिएक्ट्स एट दिस स्टेज ओनली, वो तो ये स्टेज तक जा ही नहीं पाएगा ना। जो यहां रिएक्ट करेगा वो यहां और वायलेंटली रिएक्ट करेगा, यहां भी और वायलेंटली रिएक्ट करेगा। व्हाट इज रिएक्शन? इन ऑर्डर फॉर रिएक्शन टू हैपन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मैक्सो बेंडो आपको बताया था, किसी किसी रिएक्शन में बॉन्ड्स पहले ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, बेंडो। अभी आप यहाँ भी रिएक्शन देखो, यहाँ तो कुछ, यहाँ पे ये ब्रेक होगा, वाटर विल ब्रेक, राइट, एंड देन अल्टीमेटली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि नहीं हम कैसे देखते हैं? देयर इज नो बॉन्ड इन कैल्शियम एज ऑफ नाउ, यू हैव गॉट बॉन्ड्स आउट हियर इन वाटर, सो वाटर विल ब्रेक, यहाँ पे बेंडो लगेगा। ब्रेक होने के लिए एंडोथर्मिक, मतलब अभी इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी या तो एम्बिएंट कंडीशन से लेगा या फिर गर्म करके आप दोगे, जो मैग्नीशियम के केस में। फिर यहाँ पे नया फिर से क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दिस इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म, दिस इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म। बॉन्ड फॉर्म होने से होता है मैक्सो, यानी कि ये लोग एनर्जी छोड़ेगा। फाइनली हमें देखना है कितना छोड़ा कितना लिया, अगर छोड़ना ज्यादा निकला then it's an exothermic reaction. Are you understanding? In case if you slight want to enjoy that thing, I can ask the question, that's why that is there in what you call Cambridge में वो है, आपको एक मिनट दिखा देता हूँ।
आप देखिए, ठीक है, लेट अस शो यू. Typically you will understand that, though we'll not go that deep into it. ये जो लड़का है ना एकाक्ष है, ये पूना से ग्रेड 8 में ज्वाइन करता है. ही इज ऑल बाय हिमसेल्फ कार्टूनिस्ट, यू नो. कहीं गया नहीं. हिज कार्टून्स आर स्टोर्ड इन आर.के. लक्ष्मण म्यूजियम इन पुणे. हाँ, दिखाऊंगा आपको कभी. 1 मिनट. हाँ, यहाँ देखिए. I don't know how big it will be. So this, if we can see this, then this is what is interesting in their syllabus, which is not there in our syllabus. इसको बड़ा करते हैं. 1 minute. आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन होता कैसे है. So it says, using the bond energy given in data, so calculate the enthalpy change per mole for combustion of ethanol. Ethanol is a fuel. हमने पढ़ा है अल्कोहल. एथेनॉल जलने से एनर्जी मिलना चाहिए, है कि नहीं? एक्सोथर्मिक एथेनॉल, कम ऑन, डोंट बी लाइक दैट. एथेनॉल इज अल्कोहल, a fuel added to petrol in some countries. After that, draw the reaction pathway diagram. How does this compare? All questions will be related. If you solve this, then you'll be able to solve this. How does this compare with enthalpy of combustion of heptane? मतलब आपने हेप्टेन को जलाया, एथेनॉल को जलाया, किसमें ज्यादा गैस मिल रहा है? A major component of petrol whose energy is given, means when you burn 1 mole of what you call heptane, you are getting 4853 kilojoules of energy. So to compare this with ethanol, are you understanding? थोड़ा हमें भी एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ कौन-कौन बच्चे भी पढ़ रहे हैं. So let's and further it says how much of energy is released per gram of ethanol and per gram of heptane. This will actually make you choose. मुझे फ्यूल लेना है तो कौन सा लेना है? हेप्टेन में ज्यादा आ रहा है कि इसमें ज्यादा आ रहा है? ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें. लेट्स सी इसका वर्कआउट कैसे होता है. देखो, ये आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. सी, combustion of ethanol, the reaction is C2H5OH plus 3O2. You also have this reaction. There is nothing great. Any fuel will give you carbon dioxide plus water. Bond breaking, ये ब्रेक हो रहा है. ब्रेकिंग इज व्हाट? बेंडो. ये एनर्जी खाएगा. तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब आपको, और इसमें इन्फो के लिए दिखा दिया, एथेनॉल इज लाइक दिस. तो क्या क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन. दिस डेटा दे विल प्रोवाइड. 5 of them breaking, so much energy you need. Then what all you need to break? 1 carbon oxygen you want to break. 1 carbon oxygen, 1 carbon you need to. वैसी केमिस्ट्री so interesting वहां पे. एक कार्बन और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ब्रेक करना है. टोटल ये सब कुछ तोड़ने के बाद आपने इतना एनर्जी खा लिया. यू हैव पुल्ड फ्रॉम द सिस्टम. दिस इज स्टिल अ फ्यूल. एंड ऑफ द डे हमें ज्यादा ही मिलना चाहिए, है ना? ऑक्सीजन को भी ब्रेक करना पड़ेगा. सो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, द डेटा इज गिवन. तो 3 हमने डबल बॉन्ड ब्रेक किए. सो वी आर गेटिंग से 1 मिनट. हाँ, सो वी आर गेटिंग, ये ऑक्सीजन को ब्रेक किया. सो दिस मच टोटल एनर्जी इन ब्रेकिंग द बॉन्ड. बेंडो इज एंडोथर्मिक, सो एनर्जी टेकिंग इन, इतना एनर्जी आपने कंज्यूम किया. अब देखते हैं आपका फॉर्मेशन क्या हुआ. कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज मेकिंग बॉन्ड्स. 2 into CO इतना आया. 3 वाटर, तो वाटर में आपका इतना आया. टोटल एनर्जी मिक्सो में आपको आया 5996. देखो 5996 यू आर गिविंग आउट, और तुम खा रहे हो कितना? 4835. क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. सो किधर गया? अरे यार कर्सर किधर गया? हाँ, नहीं, दूसरा नहीं. तुम यार हमें उल्टा वाला क्यों बोलते हो? So let's see the energy different. Energy required to break bonds, energy. So delta H we take as negative. That you will not understand. Negative means it's a exothermic. Chemicals are losing energy to surroundings. Enthalpy change per mole is this much. This was the first question. Then they asked us a second question also. So let's see the second question. They said, draw the reaction pathway diagram. So Microsoft Teams mein na bada hi, it doesn't help you. So this is the pathway diagram. Look, the energy here is much more in the reactants, and the energy of the product is much less. Less होगा तभी तो stable होगा. इतना energy आपने छोड़ दिया. ये सब आपको मिल रहा है to cook your food. Are you getting it? आगे चलते हैं. Now complete combustion of heptane. So complete combustion of heptane. See, if you take ethanol, you are getting something like this. If you do energy released per gram of ethanol, we are getting 29. Energy released per gram of heptane we are getting. ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है. एथेनॉल का पर ग्राम
1 मोल का आपने निकाल लिया अभी, तो इसका मोलार मास निकालो, तो इस मोलार मास इज 46, वेयर इज मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास इज 100. दीज ऑल यू हैव इन 11, दे हैव इन 10. और फिर इसको जैसे ही आपने एनर्जी को उतने ग्राम से डिवाइड किया, तो इसमें कितना मिल रहा है, 1 ग्राम अल्कोहल जलाने से 29, 1 ग्राम हेप्टेन पे 48. 48 is a better fuel. And mind you, in their assessment, there is no step mark. Anything goes wrong, you get a 0 there. Straight 0. Step marking नहीं है. Calculators मिलते हैं ना उनको. It will be a calculator paper. यहाँ कैलकुलेटर आपको उतना, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो कैलकुलेटर आपको क्या हेल्प करेगा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा ना. क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो कैलकुलेटर डज नॉट हेल्प यू. ठीक है, तो going back to our place where we were. So what we are trying to see here, calcium will react with cold water. Can you write magnesium's reaction on your own? Just mention hot water. लिखिए, खुद लिखिए. लिख लिया, तो ये भी हो गया. अब हमारा लास्ट में कौन रह गया है, some metals will react only with steam. इसमें आता है एल्यूमिनियम, आता है जिंक, आता है आयरन, आता है. आपके बुक में एल्यूमिनियम और आयरन का रिएक्शन दिया हुआ है. क्या आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, एल्यूमिनियम प्लस स्टीम. लेकिन याद रखिए, व्हेन यू राइट दैट रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कौन कौन आता है बेटा, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है और जिंक आता है. इन दोनों को लिख वक्त प्लीज मेंशन द स्टेट. एल्यूमिनियम विल बी इन सॉलिड, वाटर विल बी गैसियस, क्योंकि आप स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. दिस इज स्टीम बाय द वे. चलो कोशिश करो. जिंक नहीं चाहिए आपको, एल्यूमिनियम और आयरन लिखो. आयरन का एंड प्रोडक्ट इज Fe3O4 एंड एल्यूमिनियम्स विल बी Al2OH3. हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हो ना. जिंक का सेम हॉट वाटर. आप ये दो के रिएक्शंस लिखने की कोशिश कीजिए. एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है बेटा, Al3+, और हाइड्रोक्साइड में कितना रहता है, माइनस. कोशिश कीजिए अब इसको मिलाने के लिए. यहां पे एक चीज है, there is a case out here. Whenever you are using gas, hang on, whenever you are using gaseous, आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा. और क्योंकि अभी यहां पे आपका कोई वाटर सब्सटेंस नाम का चीज नहीं है, एवरीथिंग इज ड्राई स्टेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर रिएक्टिंग इट विद स्टीम, you won't get a hydroxide. This was my mistake also to tell you about hydroxide. Did you understand why you won't get a hydroxide? A hydroxide is something which is aqueous. ये स्टेट में तो कुछ aqueous है ही नहीं. You are starting किससे कर रहे हो, एल्यूमिनियम which is solid. रिएक्ट किससे करा रहे हो, गैस से. तो आपका प्रोडक्ट सॉलिड में ही बनेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा. कैन यू नाउ फॉर्म इट? कोशिश करो. एल्यूमिनियम reacts with steam. This is gas. This is solid. This will give you aluminium oxide Al2O3 और हाइड्रोजन तो अपना H2 करके निकलेगा. अब बैलेंस कीजिए इक्वेशन को. 3Al 2Al से बैलेंस हो जाएगा. 2Al ओके. इसमें कितना लिखो, 3H2O 6, और यहाँ पे कितना डालो, 3 डालो. अच्छा, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड. इसका स्टेट गैस, इसका स्टेट गैस. जब बैलेंस कर लो, 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन. परफेक्ट. कैन यू डू दिस फॉर आयरन ऑल्सो? आयरन में Fe प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4, उसको बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड. FeO, Fe2O3, FeO और Fe2O3 मिलने से होता है Fe3O4. आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं. फेरस फेरिक, और ये है फेरस फेरिक का मिक्सचर. कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो तभी ना हम सीखेंगे. आइए, आयरन Fe इन सॉलिड फॉर्म. Fe3O4 प्रोडक्ट बनेगा बिट्टू. हाँ, Fe3O4 बिल्कुल सही. Fe3O4 विल बी योर सॉलिड प्लस हाइड्रोजन. इसमें हमारा गैस होगा. और हाँ, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं इसमें ये गैस है. अभी बताओ कैसे कैसे करो. 3Fe. अच्छा, 3Fe और 4H2O लिया तो हाइड्रोजन 8 हो गए बेटा.
तो यहाँ पे भी हमने 4 डाला, ऑक्सीजन हमारे पास 4 4, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ? रट्टू की तरह लिख के फायदा नहीं आप। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसका समरी देखते हैं। एक बार समरी आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस डिस्कशन। समरी है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर में हम जब पढ़ेंगे रिवीजन में, क्या क्या चीज हमें देखना है? कोल्ड वाटर, और क्या देखना है? हॉट वाटर, और क्या देखना है? स्टीम। ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। कोल्ड वाटर पे कौन कौन कारोबार दिखा देगा? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी रहेगा। यहां वायलेंट होगा, यहां हाइड्रोजन बर्न करेगा, यहां पे लेस वायलेंट होगा, है ना, और यहां हाइड्रोजन बबल करेगा, और इस बबल पे कैल्शियम फ्लोट करेगा। क्लियर है? इससे ज्यादा शायद हमने और कुछ नहीं सीखा कोल्ड वाटर के बारे में। बोलो बेटा बोलो। मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा जब वो हॉट वाटर पे रिएक्ट करेगा, बिल्कुल, मैग्नीशियम पे भी आग नहीं लगेगा। कोल्ड वाटर पे मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करेगा। सिंक से मतलब नहीं, सिंक नहीं, सिंक तो डिपेंड करता है। अभी इसमें भी भारी इतना बड़ा हम कैल्शियम लाएंगे तो वो भी डूब जाएगा। कैल्शियम रिएक्शन के टाइम पे स्प्लिट कर जाएगा ना, इट विल बी लाइक अ फ्रॉथ ऑफ कैल्शियम कमिंग अप। आप इतना बड़ा कैल्शियम भी अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो भी वो कैल्शियम घुल मिल जाएगा, घुलने के बाद कैल्शियम ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अरे Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. FeO और एल्जेब्रिकली ऐड करना, लिख FeO लिख, और उसके नीचे मैथ्स की तरह लिख Fe2O3, जोड़ उसको। ठीक है, काटा क्यों फिर? काटने से क्या हो गया है? काटने से तो फिर भूल जाओगे। वो रखा करो कि हमने ऐसे सीखा था, तभी ना याद रहेगा। अच्छा, ये चीज क्लियर हुआ सबको? आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, डोंट बी रिएक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड स्टोरी। क्वेश्चंस विल ऑल कम एज अ स्टोरी, एज अ स्टोरी, एज अ स्टोरी। ठीक है, अन्या नींद आ गई है, आंखें झपक गई, क्या करूं? देखो हमारी आंखें कितनी पकड़ लेती है। अच्छा, आ जाइए हॉट वाटर पे। हॉट वाटर पे रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, कैसा रहेगा? मैग्नीशियम विल ऑल्सो फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां मैग्नीशियम को आपको फ्लोटिंग में ही दिखेगा, यहां भी वायलेंट उतना नहीं है कि आग लग जाए। क्लियर है? इस रिएक्शन का वैसे सीबीएसई एनसीईआरटी में कोई उल्लेख नहीं है, जहां एनसीईआरटी में उल्लेख नहीं है वो आता नहीं है कभी भी। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्लास जो कि हो गए हमारे एल्यूमिनियम, और कौन है यहाँ पे? जिंक है और आयरन है। रिएक्शन इन दोनों में ही हम देखते हैं। यहाँ स्टीम, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो हमेशा ऑक्साइड होगा प्लस हाइड्रोजन होगा। जब पानी है तभी हाइड्रोक्साइड, यहां पानी नहीं है, यहां स्टीम है, तो एक्वस कहां से फॉर्म होगा? यहाँ पे जो आप, यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो ना, यहाँ के प्रोडक्ट सारे एक्वस बनेंगे। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। यहाँ एक्वस नहीं बनेगा, यहाँ पे सॉलिड। क्लियर? एनी डाउट? श्योर? तो चले, अब हमारा अगला है मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स। मेटल रिएक्टिंग विद एसिड को कोई हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ना ही यहाँ पे पढ़ाता है। वी हैव स्टडीड दिस इन चैप्टर 1। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक चीज है हम पढ़ेंगे, लिबरेट जब हाइड्रोजन करता है देन all metals will not react like that, so we'll go like this, metals plus acid। अब ये एसिड हम यूजुअली पहले डाइल्यूट HCl के साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म करना चाहिए? मेटल सॉल्ट, और आपको देना चाहिए हाइड्रोजन। अब देखो ये रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे मेटल को M पकड़ूं और इसको HCl पकड़ूं डाइल्यूट रूप में, तो यहाँ क्या फॉर्म करेगा? MCl प्लस मान लो हाइड्रोजन। द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, दैट मींस दिस मेटल इज किकिंग आउट दिस हाइड्रोजन। Displacement reaction, single displacement. Your metal has to be more reactive than dilute hydrogen, only then this reaction is possible। तो यहां पे भी एक कैच है हमारे लिए। तो जब यहां से शुरू होता है रिएक्टिविटी सीरीज की बातें। अब आपको कोई पूछेगा
व्हाई डज कॉपर नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? कॉपर भी तो मेटल है, ये एसिड है। कॉपर बात सिंपल है, कॉपर में इतनी औकात नहीं कि वो हाइड्रोजन को नॉक ऑफ कर पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉपर कैन नॉट नॉक ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर के बर्तन में हम अचार खाते हैं, फिर भी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत माइल्ड टॉक्सिक रिएक्शंस तो हो ही सकता है। दिस इज डाइल्यूट HCl। अचार वचार में तो सिर्फ नींबू और इमली का एसिड रहता है, विच इज ऑर्गेनिक, विच इज मच मोर वीकर, बट स्टिल किसी भी घर में कभी देखे हो क्या कॉपर के बर्तन में अचार देते हुए? देना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। कहीं भी टॉक्सिक तो हो ही सकता है ना, रिएक्शन होना और मरने में तो फर्क है ना, रिएक्शन होना और मरने में फर्क है। व्हाई डू यू वांट टू टेक अ टॉक्सिक चांस? सो द thing that we will have here is, first thing that you should understand, this reaction, metals and dilute hydrochloric acid or any acid, is also a displacement reaction, which is a single displacement reaction. So whenever a question comes from here, try to first put into your head whether the given metal is ahead of hydrogen or below hydrogen. यहाँ NCERT की जगह हमने आपको लिखवाया था ना, एक बार फिर लिख लो। लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? अच्छा लिख लो। हाँ हाँ, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a caring zebra, instead try learning how। वो how बहुत इंपॉर्टेंट है। how है हाइड्रोजन, how कॉपर, देखो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, सेव सिल्वर नीचे है, गोल्ड भी नीचे है। इसका मतलब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि अगर हम स्ट्रॉन्ग कर ले तो माइल्ड रिएक्शंस आर पॉसिबल। सी, these are all relative, what do you call, justifications. Don't think that there is a line somebody has created, how did copper jump to hydrogen's level? It's not like that. There may be some reaction which is possible between copper and hydrogen also, but that reaction won't be as violent or as strong as you expect zinc and hydrogen. Zinc बहुत ऊपर है, वो हाइड्रोजन को एक लात मार के हटा देगा। कॉपर के साथ हो सकता है ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि सर कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए कल से मैंने कॉपर में अचार खाना शुरू कर दिया। ना 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 ना, रिएक्शन तो अभी भी होएगा, बट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी 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 स्लो। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी दैट यू आर वेयरिंग, कभी कभी होता है ना बहुत दिन पुराना ज्वेलरी हो तो यू टेक इट फॉर पॉलिशिंग टू द ज्वेलर, इट इज अंडरगोइंग सम ऑक्सीडेशन ओनली। हम कहते हैं गोल्ड रिएक्ट नहीं करता, ये चीज समझ में आया आपको? सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज hydrogen gas. Now if you are reacting with hydrochloric acid, you will form the chloride family of salt. Sulfuric acid, then you will form the sulfate family of salt. If you react with nitric acid, you will form the nitrate family of salt. अब नाइट्रिक एसिड में एक कहानी है, अगर आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया ना HNO3, तो वहां आपको ये H2 नहीं मिलता है, ये कैच है। नाइट्रोजन में ये यहां पे नाइट्रिक एसिड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन लिबरेट होते ही इसको ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट, वाटर, एंड इट इटसेल्फ विल फॉर्म सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे आप यू कैन एक्सपेक्ट NO, N2O, NO2, all these type of oxides can also come up. So the implication in grade 10 CBSE for us is, whenever we are reacting a metal with nitric acid, care should be taken that hydrogen evolution is not seen. What is the reason? The reason is nitric acid, being an oxidizing agent, oxidizes the hydrogen to form water and in turn also forms one of its oxide. What are the oxides? Either NO or N2O or NO2, any family of oxides it can form. इसका कोई रिएक्शन आपको नहीं पूछता है, but आपको समझ में आना चाहिए। आइए फिर से इसको देख लें एक बार। What is metals reacting with acid? Metals and acids, always there will be a reaction. They will form metal salts and they will liberate hydrogen gas. Certain metals like copper, silver, gold, platinum do not react with dilute sulfuric hydrochloric acid. Generally, they will say the instance of copper. The reason being, copper does not have that much reactivity. Copper is not that much reactive that it can displace hydrogen from hydrochloric acid. Have you understood? So this gives rise to something called the reactivity series. What is reactivity series? A series of metals arranged in order of decreasing reactivity, with the most reactive metal placed on the top and the least reacting metal placed at the bottom. जैसे हमारे नोबल मेटल्स हो गए, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब नीचे आते हैं। कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन हाइड्रोजन नहीं रहता है, बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, पर मैंने आपको डलवाया इसीलिए
कि आपको कार्बन का यूज 12 में समझ में आएगा, हाइड्रोजन अभी समझ में आ जाएगा। Whoever is above hydrogen, he can displace hydrogen. Whoever is below hydrogen cannot displace. Question that may be asked to you is copper and dilute HCl. This is one part in this chapter. And this will get clubbed with chapter number 1, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिटमस उटमस सब घुस के आएगा। What is the second part? If you are reacting with nitric acid, you don't expect the formation of hydrogen gas because nitric acid being an oxidizing agent will oxidize the hydrogen gas to form water. What is oxidation? Addition of oxygen. इस पे oxygen add होने से ये water. And you will expect formation of some oxides of nitrogen which are like NO, N2O or NO2. Have you understood? यहां से एक और चीज की सृष्टि होती है, reactivity series. Is reactivity series okay with you? A series of, and do I need to write it again or you know that? Please stop calling me a caring zebra. Instead try learning how copper saves gold. यहां एक और चीज हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं aqua regia. Aqua regia, हाँ हाँ, मैंगनीज मैग्नीशियम आएंगे उसमें। aqua regia, aqua, हाँ nitric acid oxidizing agent acid. It will oxidize, उसकी प्रॉपर्टी है, it's a good oxidizing agent. That you will not understand from the, for that is not at all at your purview. आप उसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं समझ पाएंगे अभी। Nitric acid is a oxidizing agent. It will add oxygen. Yes, yes sir. What do they mean that hydrogen Ambiguous कहाँ पे बेटा? Sure, in the reactivity series, like the last time we made us, right? हाँ, नहीं ambiguous नहीं बोला मैंने, बोला नहीं, मैंने बोला हाइड्रोजन। दो चीज आप कंफ्यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन इज शोन इन दैट रिएक्टिविटी सीरीज, वो तो मेटल का सीरीज है, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, पर हम उसे वहां दिखाते हैं इसलिए that if you are reacting with an acid, at that time we try to see metals below hydrogen cannot displace the hydrogen from their acids. देखो बेटा, एक चलो आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास है, मान लीजिए जिंक है, जिंक को आपने HCl के साथ रिएक्ट किया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ZnCl2 मिलेगा और H2 मिलेगा, मतलब 2HCl। और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो प्लीज पोटेशियम स्टॉप, सोडियम कॉलिंग मी, अब यहाँ पे केयरिंग, ये कार्बन है, ये नॉन मेटल है, जीब्रा, इंस्टेड, ट्राई, लर्निंग, अब ये फिर नॉन मेटल है, हाउ, कॉपर सेव्स गोल्ड, और यहाँ प्लैटिनम भी है, ठीक है ना? इट इज समथिंग लाइक दिस। नाउ तीन है ना, SN स्टैनम, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पे बात मत करना यार, यही प्रॉब्लम है। सी आई एम टेलिंग हर समथिंग इन बिटवीन, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट दैट कैन नॉट होल्ड राइट नाउ, यू वांट सम पेन और समथिंग। सो दिस रिएक्शन वाज पॉसिबल बिकॉज दिस फेलो जिंक इज सब्सटैंशियली अहेड ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए हमने हाइड्रोजन को दिखाया। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, और आपको बोलेगा कि ये रिएक्शन होता नहीं है, व्हाई? क्योंकि कॉपर का पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। और इसी को चैप्टर 1 में अगर आपको दिखाएं तो आपको ऐसे था कुछ CuSO4 प्लस Zn, तो आप लिखते थे ये होता था ZnSO4 प्लस Cu, और आपको किसी ने बोला Cu प्लस ZnSO4 gives you CuSO4 प्लस Zn, तो आपको किसी ने पूछा which reaction is possible। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर और जिंक खुद आ गया। तो यहाँ चेक करो, जिंक कहाँ पे है, जिंक ऊपर में है, कॉपर कहाँ है, कॉपर नीचे। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर 100%, ये रिएक्शन होगा। लेकिन ये रिएक्शन में हमने दिखाया इक्वेशन में कि कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की तो औकात ही नहीं है जिंक को, ये पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं एक्वा रेजिया। हाँ, और एक चीज क्या बोले थे बेटा, नाइट्रिक एसिड में तुम कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैग्नीशियम एंड दैट वी विल कवर, डोंट वरी। ओके, सो नाउ वी कम टू रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव डन, एंड देन वी कम टू एक्वा रेजिया। ओके, आ जाओ। एक्वा रेजिया इज अ
फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, हमेशा याद रखो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर मतलब ये आपको बनाना पड़ेगा जब जरूरत है तभी आप बनाते हैं, पहले से ना बना हुआ मिलेगा, बना के रख दोगे तो भी काम नहीं करेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसमें हम HCl is to HNO3 डेडली मिक्सचर है ये, और ये बनता है 3:1 के रेशियो में, एंड दिस फेलो कैन डिसॉल्व गोल्ड एज वेल एज थिंग्स लाइक प्लैटिनम। बस इतना ही आपको जानना है। व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया, इसको एक्वारेजिया मतलब रॉयल वाटर कहते हैं पहले जमाने में, रॉयल वाटर, गंगा जल। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। कैसे रेशियो में प्रिपेयर होता है? 3:1। 3:1 में भी सेम स्ट्रेंथ का हम लेते हैं, इसमें सर डायरेक्टली 3:1 बोलने से नहीं होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड मींस यू डोंट नो व्हाट इज मोलैरिटी नाउ। सेम स्ट्रेंथ में दो एसिड का रेशियो बनता है 3:1, 3 गुना HCl 1 गुना नाइट्रिक, और तुरंत उसको गोल्ड के ऊपर डाल देते हैं। ज्वेलर्स खूब बनाते हैं इसको, ज्वेलर्स हैव दिस टिपिकली, लाइक से व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव ये कुंदन क्लैडेड गोल्ड वोल्ड रहता है ना, उसमें तो स्टोन निकल नहीं रहा है, एक्वारेजिया डाल दो, गोल्ड अपने आप अलग हो जाएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, और क्या क्या दिमाग लगा? गोल्ड के नीचे क्या है? प्लैटिनम है ना, ऊपर वालों को थोड़ी डिसॉल्व करने की जरूरत है। यस, ये पार्ट कहां था? दिस पार्ट वाज देयर ना, दैट इफ यू आर रिएक्टिंग विद HNO3। यहां पे जो यथार्थ कह रहा था, यहां पे एक एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शंस आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इसके साथ अगर रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। दैट मींस एट दैट टाइम इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर में उतना दम नहीं है मैग्नीशियम और मैंगनीज आने के लिए। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, आप हायर क्लासेस में, अभी आप सिर्फ यू कैन ओनली मेमोराइज इट। सो व्हाट इज द इन एसिड्स, अब एक समरी लेते हैं इसका, ठीक है? लेट्स टेक वन स्मॉल समरी फॉर एसिड। समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिवाइज कर रहे हो, यू चेक वेदर यू हैव स्टडीड एवरीथिंग और नॉट। इस समरी में सबसे पहले हमें देखना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स गो बाय आवर क्या कहते हैं इसको, माइंड मैप। ये यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पहले स्टडी करेंगे मेटल्स प्लस डाइल्यूट HCl। यहाँ स्टडी करते वक्त रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है? ये स्टोरी, एक तो ये स्टोरी बनता है इस पार्ट से। क्लियर हुए हम? सेकेंड स्टोरी हमारा आता है HNO3 का स्टोरी। HNO3 के स्टोरी में क्या क्या देखेंगे हम? हाइड्रोजन का एवोल्यूशन नहीं होता है। इसका कारण क्या है? HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड ये क्या करेगा? ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है कि अगर आपने HNO3 के साथ मैंगनीज या मैग्नीशियम या मैंगनीज रिएक्ट किया, तब आपको H2 मिलता है। ये स्टोरी इतना ही है यहाँ पे, ठीक है? और एक थर्ड स्टोरी जो हम देखते हैं, What's the second point? एक्सेप्शन। दिस व्हिच वन बेटा? दिस लाइन, Second one, the one before that. the one is there. Okay, try to understand. This part deals about our story with HNO3, that is nitric acid. Any reaction of metal with nitric acid will not evolve hydrogen gas. The reason is HNO3 is a strong oxidizing agent. It will oxidize, जो भी हाइड्रोजन निकलेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वो वाटर फॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा you also expect some oxides of nitrogen in the form of N2O, NO और NO2। ये भूल गया था मैं, ठीक है? जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे ना, तो व्हेन योर एग्जाम्स आर कमिंग टू नियर बाय, ऐसे छोटे छोटे कटआउट्स बना के रख लो, ये देखोगे आपको याद आना शुरू हो जाएगा। और एक्सेप्शन क्या है? मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने से हाइड्रोजन आपको मिलता है। थर्ड में क्या आ गया बेटा? एक्वारेजिया।
एक्वा रेजिया को हम बोलते हैं रॉयल वाटर। ये क्या है, ये चीज मत भूलो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, लस्सी की तरह है, दुकान में तुम्हारे सामने लेके मट के बना के देगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक दिन पुराना वो उसका फिर कोई एक्शन नहीं रहेगा। गन्ने का जूस कभी बॉटल करके देखे हो, रास्ते में जो खाते हो गन्ने का जूस, कभी रास्ते में पीते पीते बोल दो भैया एक बॉटल में भी भर दीजिए, घर में भाई है मेरा, घर आते आते वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, घर आते क्या थोड़ी देर बाद ही ब्लैक हो जाएगा, खराब नहीं होगा, वो अपना एक्शन छोड़, जिसके लिए पीपल ड्रिंक इट बिकॉज टू फ्लश योर किडनीज, दैट्स वेरी गुड। और गन्ने का रस को आप बॉटल करते ही वो काला हो जाएगा, एकदम डार्क, और पीते वक्त पहले डर लगेगा तुमको, पीना चाहिए, वैसे मैं पी चुका हूँ, कुछ नहीं होता है, पर उसमें वो मजा नहीं रहेगा। समझ में आया? नींबू पानी जैसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, रखते नहीं है। एसिड से कोई भी चीज हम प्रिपेयर करते हैं तो बना के नहीं रखते हैं। सोचो इंडियन हाउस होल्ड में आपको शिकंजी पिलाया जाता है, नारंगी रस वस, ये सब आपके सामने किया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। HCl/HNO3 कितना है रेशियो? 3:1। क्या कर सकता है? गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। And the next part of the reaction is, have you understood? The next part of the reaction is metals reacting with salt solution of other metals. This is also displacement reaction. इसमें कोई reaction आपको नहीं पढ़ाता है क्योंकि reactions आप पढ़ चुके हो in chapter 1. Metal plus salt solution of metal B, ये वो है गर्लफ्रेंड धोखा देने वाला रिएक्शन। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल बी अकेला हो जाएगा। अभी अभी तो दिखाया था आपको कॉपर सल्फेट वाला, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटल ए प्लस मेटल बी, एक अकेला इस शहर में करके गाना गा के जाता रहेगा। क्लियर? Here you can expect lot of questions being asked from zinc and copper. Question कैसे घुमाएगा? A strip of zinc when dipped in a solution starts taking golden color on its surface. वो golden color कुछ और नहीं, यही copper है जिसको तुमने लात मार के निकाला। That copper will get deposited. See, let us write this reaction. Let's say this is zinc reacts with copper sulfate aqueous, क्या फॉर्म करेगा? जिंक सल्फेट एक्वस, और छोड़ेगा कॉपर। ये तो रियलिटी, ये तो इक्वेशन हुआ। अगर रियलिटी में देखते हैं, रियलिटी में हमारे पास एक बीकर होगा, उसमें क्या होगा? नीले रंग का कॉपर सल्फेट होगा इनिशियली। उसमें आप क्या ले आओगे? आप उसमें एक जिंक का टुकड़ा लेके आके ऐसे घुसाओगे। ये घुसाते ही क्या क्या चेंज होगा? ये नीला रंग का चेंज होना शुरू हो जाएगा, ब्लैकिश टाइप कलर होगा, कोई भी कलर चेंज होगा। लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इस प्लेट के ऊपर सुनहरी सुनहरी कलर के डिपॉजिट्स बनेंगे। ये इसी चीज का डिपॉजिट है, कॉपर। तो कॉपर जाएगा कहाँ? इसके ऊपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी जान के रखिए, रिएक्शन अलग बात है, रियलिटी अलग बात है। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि हम जान चुके हैं। दिस एंड्स योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन पर्सपेक्टिव। Reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acid, and then we saw reaction with salt solution of other metals. Is there any issue? No issue. Shall we now go to the next part? Next part is what you have already studied in grade 9. देखें, how do metals and non-metals react? Ionic bond, शादीवादी वाला कारोबार फिर से पढ़ाना है। यह इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि ग्रेड 9 में आप पढ़ चुके हैं। The reaction between the reaction between metals versus non metals, ये चैप्टर में ना बेटा जितना क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा है। रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। अभी एक चीज सोचो, नाउ वी गो बैक टू ग्रेड 9। कोई रिएक्ट क्यों करता है? पीरियोडिक टेबल में हमेशा एक लड़ाई है, बेटा कपूर साहब के बेटे जैसा बनो। और कपूर साहब का बेटा कौन है? इनर्ट गैस। हर कोई अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा बनना चाहता है।
और कॉलोनी का अच्छा बच्चा कैसा है, एक दिन आपको बताया था कि अगर आप ग्रुप 1 में पीरियड 1 में देखो तो अच्छा बच्चा है हीलियम, पीरियड 2 में देखें तो अच्छा बच्चा है नियॉन, पीरियड 3 में देखें तो आर्गन। हमें इतने से ही मतलब है, क्योंकि पीरियड 4 आते आते आ जाता है कौन, पोटेशियम, सॉरी पीरियड 4, जैसे यहाँ पे हमारा पीरियड 4 में आता है पोटेशियम और कैल्शियम, उसके आगे क्या रहता है, सोडियम, है ना, और फिर हाइड्रोजन, ऐसा बन गया जो भी है। और अगर हम नॉन मेटल्स इनके लाइन में देखें तो यहाँ पे हमें कौन मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिलता है क्लोरीन, ठीक है, नहीं क्लोरीन मिलेगा, सॉरी क्लोरीन नीचे मिलेगा, हाँ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। इसकी कोई जरूरत नहीं है जाने, जस्ट हाँ हाइड्रोजन का नोबल कैसे? नोबल कहाँ लिखा है, नोबल वहां है, ठीक है। So hydrogen's place is never clear in the periodic table, so we are actually not concentrating much on hydrogen, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर नीचे और एक है, लिथियम भी है। सो हाइड्रोजन को तो हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पे रखते हैं बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, लिथियम। तो ये हो गया हमारा पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये हो गया पीरियड 3 और ये है पीरियड 4। उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4 में नहीं दिखा रहा हूँ, आर्गन क्रिप्टन आता है यहाँ पे, ये पीरियड 4 पे। बस हमें यहाँ तक ही जरूरत है इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू सी, लिथियम विल ऑलवेज हैव अ रेस टू बिकम अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा, दैट इज नियॉन। लेकिन लिथियम नियॉन तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2-8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, मतलब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ऐसा कोई देगा नहीं। तो बोलेगा भैया एक काम कीजिए, आपका जो इकलौता बेटा है ना, रात को इसका गला घोट के इसको मार डालिए, और मारने के बाद आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब आप क्या बन गए, आप सिंगल शेल एंटिटी बन गए। मतलब लिथियम को बोलेंगे है लिथियम वार, तो का एक इलेक्ट्रॉन मार दो तो तुम्हारे ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लिथियम पहले कैसा था, 2 शेल था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 1 था। अब आपने एक निकाल दिया तो ये शेल तो गायब हो गया, लिथियम क्या बन गया, सिंगल शेल एंटिटी बन गया। सिंगल शेल एंटिटी की स्टेबिलिटी क्या है, डुप्लेट, और डुप्लेट कौन है, हीलियम। तो लिथियम अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा नहीं बना तो क्या हुआ, पिछले कॉलोनी का अच्छा बच्चा बन गया। क्लियर। मेटल्स में ऐसा ही है, सोडियम उसके कॉलोनी का अच्छा बच्चा कौन है, नियॉन सॉरी आर्गन। आर्गन नहीं बन पाएगा, सोडियम के कॉलोनी का बच्चा है आर्गन, आर्गन नहीं बनेगा, वो नियॉन बनेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सोडियम है 11 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, बोलेगा रात को सोते वक्त इसका गला घोट दीजिए, तो ये क्या बना, Na+ और 28 किसका है, इसका। लेकिन इनका स्टोरी अलग है। अगर हम क्लोरीन की स्टडी देखें, क्लोरीन और सोडियम एक ही पीरियड में है, एक ही पीरियड में, विच इज पीरियड नंबर 3। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, इसको सिर्फ एक चाहिए, एक दे दोगे तो वो अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा बनेगा, 288, दैट इज आर्गन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। One thing we have seen here in the story that metals, in order to get the electronic configuration of the nearest inert gas, should lose an electrons. Metal क्या करेगा? Metals always lose electrons. Metal के पास इलेक्ट्रॉन ले आओगे तो बोला दफा हो जाओ हमारी आंखों के सामने से। मेटल क्या करता है, मेटल N+ फॉर्म करता है और N इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ये N1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा कोई लूज नहीं करता है। N की वैल्यू 1 to 3। लेकिन ये जो है ना, बड़ा शैतान है ये लोग क्या करें, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहने के लिए 2 चीज खरीद सकते हैं, या तो इससे खरीद लो या इससे शेयर करो। इसीलिए इनमें आपको आयोनिक बॉन्ड भी दिखेगा एंड कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखेगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे कोर्स में नहीं है, तो पहले हम आयोनिक बॉन्ड समझते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इन द रास्ता ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये बन जाएगा नॉन मेटल, N- फॉर्म करता है, ये कैटायन फॉर्म करता है, ये एनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दोनों में तो है ना, आई डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, यू वांट इलेक्ट्रॉन, दे दो ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मुझे। तो इसीलिए इन दोनों में रिएक्शंस आपको खूब दिखेंगे। मेटल में रिएक्शन नहीं होगा। मी एंड यू टाइंग अप फॉर अ बिजनेस मींस देयर हैज टू बी अ कॉमन इंटरेस्ट।
I don't like this plant. You don't like? I like this plant. Okay, next week come for dinner at our house. I don't like this plant. I also don't like this plant. दफा हो जाओ मेरे घर के सामने से, क्यों मेरे पास आ रहे हो? कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो कॉपर और सोडियम तो कभी उनका कोई एक रिश्ता तो है ही नहीं, एक रिक्वायरमेंट नहीं है. इज दैट क्लियर? बट यू लुक एट क्लोरीन. क्लोरीन बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए कॉपर भी यूजफुल है क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है. खुद क्लोरीन भी यूजफुल है. शेयर कर लेंगे. यही पार्ट तो आप पढ़ते नहीं हो ना. देखो, आई एम क्लोरीन, मैं क्या है, मेरा कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 1 2 7 इलेक्ट्रॉन्स. एक और क्लोरीन आया, इसके पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना. ये पार्ट आपके 10th में नहीं है. हम यहां तो शेयर कर सकते हैं ना. यही तो क्लोरीन गैस है, Cl2 which is ClCl. यही अगर ऑक्सीजन होता तो कैसा बॉन्डिंग होता? डबल बॉन्ड होता. यही नाइट्रोजन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता. तो ये बनता हमारा ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन. तो इनमें अच्छा बच्चा बनने के लिए दो रास्ता है. दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स as well as gain electrons. If you share, you form a covalent bond, which is not there in our syllabus. Our syllabus has something called ionic bonds. So what is an ionic bond? Bond formed between two ions. अब दो आयन बॉन्ड क्यों फॉर्म करेंगे भाई साहब? एक आयन हमारा अगर कैटायन बन गया और एक आयन अगर एनायन बन गया, तो ये तो भाई साहब पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव. इसके बीच में तो हम पढ़ ही चुके हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. That's why these molecules will have very high boiling point, very stable. पानी में छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि आयनाइज हो जाता है. इन्हें हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते हैं, प्रॉपर भाषा में इन्हें हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं. बिकॉज their units are, let's say for example sodium chloride. आपको थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देते हैं, don't worry. ये 3D कहाँ गया? What is the 3D structure gone? Okay, चलो नहीं है तो ऐसे देखते हैं. ओके, ये देखो, मान लो इनको हम फॉर्मूला यूनिट्स क्यों बोलते हैं. ओके, देखो सोडियम क्लोराइड कैसा दिखेगा आपको. इफ यू हैव अ सोडियम एटम हियर, द नेक्स्ट यू विल गेट इज अ क्लोरीन एटम हियर. यहाँ पे भी क्लोरीन एटम दिखेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम दिखेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम दिखेगा. आप समझ में आ रहा है? Each sodium will be attached to chlorine. You can predict the structure. So these are like Lego blocks. That's why these compounds are not called molecules. इन्हें हम formula units बोलते हैं. एक यूनिट जब आप solid state पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे the basic unit. उस यूनिट के ऊपर build up हो रहा है. What I'm trying to say here is that if this is a sodium ion, then this has to be a chlorine ion. तभी ना स्ट्रक्चर बन रहा है. ये भी क्लोरीन आयन बनेगा, ये भी क्लोरीन आयन बनेगा, ये उसके उस साइड में है. सॉरी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा. ये क्या बनेगा? ये भी एक, अरे यार, ये भी एक क्लोराइड आयन बनेगा. 1 मिनट. We'll cover this, don't worry. This will also become a chloride ion. Are you trying to understand what I'm saying? Our next study will be on why metals and non-metals react, and we will finish this along with extraction of metals. थोड़ा सा सब introductory knowledge आपको दिया. Metals and non-metals react because one is having electropositive valency, one is having electronegative valency. One needs to gain electrons to get stable structure, one loses electron. As such, there is a common need. And they form bonds by transfer of electrons. When you form bonds by transfer of electrons, you create the formation of ions. And the bond formed is known as a ionic bond. Such sort of bond will be very strong क्योंकि आपने ट्रांसफर कर दिया है. दीपांशु ने मेरे को बेच दिया अपनी बाइक. अब कोई झगड़ा वगैरह नहीं है. शेयरिंग वाला बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है. ठीक है? So next class we will revisit this. But from my side, reaction with oxygen, reaction with water, and reaction with acids, reaction with a salt solution of another metal part is over. The activity series is also over. We are going to see the last part, which is why do metals and non-metals react? That is the story of ionic bonds. इसके बाद extraction. Extraction is very easy. वो common knowledge है, वो आप कर लोगे. ठीक है? And in our next class, we do problems with coordinate geometry. Exam-oriented type problems we will be doing.